हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 2 दिन पहले ही महाट्रांसको की तरफ से एई के लिए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्टिंग आ चुकी है और उसके ठीक 2 दिन बाद ही अभी ओएनजीसी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है। आपने थंबनेल और टाइटल में तो देखा ही होगा। तो ये वीडियो ज़रूर से कंप्लीट देखना। वीडियो शायद लंबी भी हो सकती है, लेकिन हम ये नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है तो हम इन डिटेल में आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो वैकेंसी आई है ओएनजीसी की तरफ से वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए है, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, त्रिपुरा, आसाम और बहुत सारे स्टेट इसमें शामिल हैं। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो महाट्रांसको की तरफ से जो वैकेंसी आ चुकी है उसके रिलेटेड वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है, तो आप चाहिए तो वो भी देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देहरादून यानी कि उत्तराखंड में कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल में यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोफिजिक्स एस, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे आप पोस्ट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साइड में आपको यहाँ पे लेवल भी दिखेंगे। लेवल F1 है, उसके बाद लेवल A1 है और सबसे आखिर में है और लेवल W1। तो ये लेवल क्या क्या है, उसके ग्रेड पे अलग अलग है, ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो टोटल 20 वैकेंसीज है यहाँ पे, आप देख सकते हो 20 नंबर। उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम है ये इन्होंने दिया है रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, एंड जो लास्ट का कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हो ये है फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आगे नेक्स्ट स्टेट है दिल्ली। तो दिल्ली में भी आप जो कोई भी पोस्ट है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, या फिर इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हो। सो दिल्ली में भी 10 वैकेंसीज है। 1 इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 2 है वो रिजर्व है फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल पोस्ट है। तो हम लोग डायरेक्टली जंप करके देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। आप इन डिटेल में एक एक करके वीडियो देख सकते हो बाद में। ओके, जो PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो टोटल 263 वैकेंसीज है मुंबई में, एक सर्विसमैन के लिए 29 एंड फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट के लिए भी 46। उसके बाद है आगे गोवा स्टेट जहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है गुजरात स्टेट जहाँ पे भी बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है। तो टोटल गुजरात स्टेट में अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा टोटल 318 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। उसमें 40 पोस्ट है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और जो 71 पोस्ट है वो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व की है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान में टोटल 6 पोस्ट हैं, वैकेंसीज है। उसके बाद है तमिलनाडु, पौंडीचेरी में भी आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो मेंशन की गई है नंबर ऑफ वैकेंसीज वो है टोटल 30 है। उसमें एडिशनल रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन 1 एंड रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबल कैटेगरीज है टोटल 9। उसके बाद ONGC वर्क सेंटर्स इन आसाम। आसाम में कौन से आप यहाँ पे उन्होंने सिटीज़ भी दी है कि आपकी पोस्टिंग कौन से टेंटेटिव सिटीज़ में हो सकती है। तो आसाम स्टेट में आप स्क्रॉल करके नीचे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि टोटल 164 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद त्रिपुरा में टोटल 66 वैकेंसीज है एंड 7 है वो एक्स सर्विसमैन एंड 7 फॉर फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट। उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी 10 पोस्ट है। उसके बाद झारखंड में है, झारखंड में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 23 पोस्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्टेड रहते हैं वो पार्ट हम लोग देखते हैं कि पे स्केल कितना रहेगा। तो F1 लेवल के लिए जो पे स्केल रहेगा वो बेसिक रहेगा 29,000, A1 लेवल के लिए 26,600 एंड W1 लेवल के लिए 24,000 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिक पेमेंट है। उसके बाद आपको एडिशनल जो इंक्रीमेंट्स रहेंगे, अलाउंसेस रहेंगे वो भी आपको दिया जाएगा। आप रिमार्क्स में यहाँ पे इन डिटेल में वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद उन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए वो दिया है। तो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और अलग पैरामीटर है, एडिशनल पैरामीटर्स है, वही मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा तो कंपलसरी है हर एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे एडिशनल क्या क्या दिया है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये ब्रांचेस एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपके पास MSc इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स है फिर भी आप ये पोस्ट में एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ये पोस्ट के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए और साथ में वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज अ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तो आपके पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत भूलना, स्पेशली इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं।
उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट है बॉयलर के लिए, वहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, और उसके साथ साथ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको है वो मैच करने चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है ये मैंने आगे मेंशन किया है, हम लोग आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट रहता है वही हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है। आप डिटेल में अगर आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो पोस्ट से रिलेटेड कौन सा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आप जरूर से देखना। नोटिफिकेशन में आगे इन्होंने मेंशन किया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से पैरामीटर, तो स्पेसिफिकली जूनियर फायर सुपरवाइजर या फिर जूनियर फायरमैन पोस्ट के लिए ही है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। आप यहाँ पे मिनिमम हाइट, वेट, चेस्ट अनएक्सपांडेड और कौन से कैटेगरीज है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली ड्रिलिंग के लिए, प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। इन्होंने आई साइड भी मेंशन किया कि 6x6 विदाउट ग्लासेस एंड विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ द नाइट और कलर ब्लाइंडनेस, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये भी आप वीडियो पॉज करके देख लेना। उसके बाद है स्किल टेस्ट, तो यहाँ पे आप डिफरेंट पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो और उनके लिए कौन से स्किल टेस्ट है ये भी इन्होंने राइट साइड पे दिया है। तो ड्राइविंग टेस्ट ऑफ हेवी व्हीकल, फायर टेंडर, क्रेन एज एप्लीकेबल, तो ये टाइप के कुछ स्किल टेस्ट आपके लगेंगे ये डिफरेंट पोस्ट के लिए। और ये जो नीचे गए हैं नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक, तो वहाँ पे आपके टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द मल्टीपल पोस्ट दैट इज मैक्सिमम 3, तो एक ही फॉर्म में आप मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट, तो उसमें आपको चॉइस देना पड़ेगा, आपका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इन्होंने आगे यही कहा है द चॉइस ऑफ पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपका मैक्सिमम प्रेफरेंस रहेगा वो आपको टॉप पे वहाँ पे एंटर करना होगा। एंड ओनली 1 ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन हिज चॉइस ऑफ पोस्ट। तो अगर आपने 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है लेकिन 3 में से आपको जो टॉप पे रहेगा, अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको सबसे जो टॉप पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट में नहीं सिलेक्ट हो गए लेकिन सेकंड में सिलेक्ट हो गए तो आपको सेकंड के हिसाब से दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस देते वक्त बहुत ध्यान से देना कि आपको कहाँ पे जॉब करना है या फिर कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो पीडीएफ में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट्स हो रहे हैं वही हम लोग कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आगे है ऑल द कैंडिडेट्स अदर देन द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स मस्ट possess a certificate of domicile/permanent residency as indicated above for respective state। मगर इसका मतलब क्या है कि अगर आप गोवा स्टेट में अप्लाई करें तो आपके पास गोवा स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट्स मस्ट possess अ मिनिमम 40% स्कोर मार्क्स इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो तो डिप्लोमा में आपके मिनिमम 40% आने ही चाहिए, तभी आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 40% से कम मार्क है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स मस्ट possess इसेंशियल प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो कोई भी पोस्ट के लिए तो उसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके हाथ में होना ही चाहिए, वो सर्टिफिकेट है वो ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसका लास्ट डेट है 28 मई 2022, तो उसके पहले आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेसिफिकली ये पोस्ट के लिए इन्होंने कहा है वन ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इज एमएससी इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है यही इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर आपके पास एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ही आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने आगे भी कहा है कि एनी वेरिएशन इन द नेम ऑफ द प्रिस्क्राइब नॉमेनक्लेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अलावा अगर कोई सिमिलर नाम भी है, दूसरा कोई नाम है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उनको स्पेसिफिकली यही नाम चाहिए एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने कहा है फॉर द पोस्ट वेयर द ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इज द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अ ट्रेड सर्टिफिकेट इन वायरमैन ट्रेड शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हो और आपके पास अगर वायरमैन ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, वायरमैन ट्रेड का सर्टिफिकेट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पे स्टार भी मार्क करके रखा है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट होगा दैट कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर स्पेसिफिकली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो आपके पास डिप्लोमा कंपलसरी होना ही चाहिए। द कैंडिडेट नॉट पोजेसिंग द सेम shall not be eligible to apply even if he or she possesses a BTech और MTech in engineering। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास कंपलसरी डिप्लोमा होना ही चाहिए। अगर आपने 12 के बाद इंजीनियरिंग की है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है और डिप्लोमा के बाद अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है, यानी कि डिप्लोमा के बाद अगर आपने BE या फिर BTech या फिर MTech कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपके हाथ में डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है। ओके, तो डिप्लोमा आपका कंपलसरी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके पास कंपलसरी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। एंड सेकेंड डाउट जो होता है कि अगर हमने 12 के बाद डिप्लोमा में एंट्री ली, यानी कि सेकेंड ईयर में अगर हम लोगों ने डायरेक्टली एंट्री ली है तो हम लोग एलिजिबल है क्या? तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि द लेटरल एंट्री इन द सेकेंड ईयर ऑफ द 3 ईयर डिप्लोमा देन सच क्वालिफिकेशन शैल बी एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आपने 12 के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा है उसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब 12 के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल वाला, सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ली है, फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नोटिफिकेशन में आगे एज लिमिट के बारे में इन्होंने कहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हर पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम पोस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए एंड SC/SC कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कोटा के अंडर अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है the students have to submit the EWS certificate/income certificate in the prescribed format at the time of the document verification/uploading of the documents। तो अभी हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो वहाँ पे आपके पास EWS सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्राई करिएगा कि जो सबसे लेटेस्ट वाला रहेगा, यानी कि ये पर्टिकुलर पीरियड में 28 मई 2022 ये डेट तक वैलिड होना चाहिए। ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का 28 मई है, तो अगर आपके पास तब तक सर्टिफिकेट आ चुका है तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम फॉर्म है वो 7 मई से, यानी कि आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले ही जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप तुरंत जाके एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो। नहीं तो एंड डेट है 28 मई 2022, ये लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो। आगे इन्होंने मेंशन किया है रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, तो जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ फ़ी है और SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं देनी है आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT रहेगी एंड इट इज़ फॉलोड बाय द PST PET स्किल टेस्ट और द टाइपिंग टेस्ट वेरेवर एप्लीकेबल। मतलब इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ऊपर आप ध्यान से देख सकते हो कि जहाँ कहीं भी जिस पोस्ट के लिए ये स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे आपके ये टेस्ट लिए जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट के बाद। जहाँ पे सिर्फ CBT है वहाँ पे CBT के बाद डायरेक्टली आपकी रिक्रूटमेंट है वो हो जाएगी। यहाँ पे आगे टेस्ट सेंटर्स कौन से सिटीज़ में, कौन से स्टेट में रहेंगे और उसका लैंग्वेज क्या क्या रहेगा पेपर का, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि CBT का यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, टोटल ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट रहेगा 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आगे मेंशन किया है कि 20% जो वेटेज रहेगा वो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए रहेगा, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल अवेयरनेस, ये सब मिला के आपको 20% वेटेज के लिए, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। एंड जो 80% के जो टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट या फिर डोमेन रिलेटेड रहेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा फॉर 2 आवर्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, तो आपका CBT रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा, लेकिन वो 100 मार्क्स को ये 85 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग जो 15 मार्क्स है ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के, मतलब आपने जो डिप्लोमा में या फिर जो डिग्री में जितना भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वहाँ पे आपके कितने परसेंटेज आए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 10। एंड अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है कहीं से तो आपको एडिशनल 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल 85 + 10 + 5, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो ये 100 मार्क्स पे बनेगी। सिर्फ CBT का यहाँ पे वेटेज नहीं है, CBT का वेटेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 100 में से 85 मार्क्स के लिए ही वेटेज है। उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस
10 मार्क्स के लिए है और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स दिए हैं। तो ये जो 10 मार्क्स है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपके 40% एंड अप टू 50% है तो आपको 10 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। 50 से 60 तक है तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपके 60% एंड अबव है यानी कि फर्स्ट क्लास से अगर आपका ऊपर है तो आपको यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिमिलरली मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है स्पेसिफिकली कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय द एनसीवीटी फॉर द ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आईटीआई जो स्टूडेंट्स है उनके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय द एनसीवीटी आपके पास होना ही चाहिए, ये गवर्नमेंट अप्रूव होता है। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो सर्टिफिकेट आता है वही आपको प्रोवाइड करना होगा, तो वही आपको यहाँ पे वैलिड किया जाएगा। और इसी से रिलेटेड आपको जो 5 मार्क्स प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ये अगर आपने ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया तो आपको 100 में से 5 मार्क्स पहले से ही मिल जाएंगे। तो सीजीपी और परसेंटेज मार्क्स अपलोड करते वक्त कभी कभी बहुत डाउट होता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है फॉर्म फिलअप करते वक्त, अगर आपको यूनिवर्सिटी से अगर आपको सीजीपीए दिया रहेगा तो आपको कन्वर्जन फार्मूला, हर एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे कन्वर्जन फार्मूला प्रोवाइड करती है, तो वो फार्मूला आपको यूज़ करके जो सीजीपी है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करते आना चाहिए, वो आपको वही अपडेट करना रहेगा जो कोई भी परसेंटेज रहेंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी फार्मूला प्रोवाइड नहीं करती है तो आपको सीजीपीए मल्टीप्लाई बाय 100 आपको वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करना है। ये इन्होंने जो मोस्ट प्रोबेबल डाउट रहता है ये इन्होंने क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश की है। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्किल टेस्ट या फिर पीईटी और पीएसटी के लिए जो कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो 1:5 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि स्किल टेस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे, तो ये जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 5 टाइम्स यहाँ पे बुलाएंगे। ओके, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझा तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप हमें डाउट्स पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने महाट्रांसको एई का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो वो भी जाके ज़रूर देखना। उसका फॉर्म फिलअप प्रोसीजर भी हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी जाके ज़रूर देखना। और ये ओएनजीसी की जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है उसकी भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो वो वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है वहाँ पे क्लिक कर देना, यानी कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप बहुत जल्द वीडियो देख सकते हो और जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, ये बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं नए नए नोटिफिकेशन आने के लिए, और अभी तो बस स्टार्टिंग हो गई है। 2 ही दिन में आपने देखा, पहले महाट्रांसको का आया और अभी ओएनजीसी की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन। आगे भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा और आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में बेझिझक पूछना, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ओएनजीसी फॉर्म फिलअप प्रोसेस के वीडियो में।